आज जो हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो परिचय के मोहताज नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5 साल लगभग इंडियन आर्मी में उन्होंने अपना सेवा दे चुका है। उसके बाद फिल्मी लाइन पे यानी बॉलीवुड की तरफ कदम आगे बढ़ा चुके थे। काफ़ी सारे मुद्दे हैं, बात करेंगे। पहले तो उनके कैरियर के बारे में बात करते हैं कि क्योंकि इंडियन आर्मी में जाने का सपना होता है लोगों का, उसके बाद फिर बॉलीवुड में जाने का क्या कारण रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया बाबर भाई, शुक्रिया, थैंक यू सर। पहला सवाल हमारा, आप मेजर रहे हैं इंडियन आर्मी में, फिर बॉलीवुड में कैसे जाना? भाई बाबर भाई, हुआ यूँ था कि सन 2001 में मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वो के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसका एग्ज़ाम दिया था मैंने, एंट्रेंस टेस्ट। उसमें मैं नाकामयाब रहा था 2 मरतबा, 2001 और 2002 में। और जो पंकज त्रिपाठी हैं आज की तारीख में मशहूर एक्टर, बहुत बड़े कलाकार हैं, तो पंकज मेरे पुराने दोस्त हैं। हमने साथ में दिया था 2001 में। पंकज का दाखिला हो गया था, मेरा दाखिला नहीं हुआ था। तो पंकज ने कहा कोई बात नहीं भाई, आप अगले साल ट्राई करना, हम तुम्हारे सीनियर होंगे, हम तुम्हारी खूब रैगिंग करेंगे। तो दूसरी मरतबा भी नहीं हुआ। फिर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया मास कम्युनिकेशन के लिए ट्राई किया, उसमें भी दाखिला नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने ध्यान ला के सोचा, मेरे फादर फौज में थे, वो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से रिटायर हुए थे। तो उस टाइम पे वो सर्विंग ऑफिसर थे वो। तो मैं सोचा कि फादर से प्रेरणा बहुत मेरे को मिलती है, वो मेरे हीरो हैं, आदर्श हैं। और तो मैं कहा कि क्यों ना फ़ौज में जाया जाए 5 साल के लिए। और जो ख़ानदानी परंपरा है हमारा ख़ानदान पिछले 200 सालों से फ़ौज में खिदमत कर रहा है। तो मैंने कहा वो फ़ौजी परंपरा भी बरकरार रहेगी। और वालिद साहब के छोटे भाई हैं नसीर साहब, मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, तो उनसे भी मैं इंस्पायर था। आपके ख़ानदान में 2 इतनी बड़ी हस्तियाँ होंगी तो कौन इंस्पायर नहीं होएगा। तो मैं कहा ठीक है, 5 साल करने में फ़ौज में गया। उसके बाद मैं सोचा कि अगर मैं ट्रेनिंग लेता एज एन एक्टर और 3 साल लगाता NSD में और 2 साल फिल्म इंस्टीट्यूट में, जो नसीर साहब ने भी लगाए हैं, उन्होंने 5 साल की तो ट्रेनिंग ली है एक्टर बनने की, और ट्रेनिंग उनकी अभी भी चल रही है, वो कहते हैं सर। तो मैं कहा 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है। आप लॉ करेंगे 5 साल, आप इंजीनियरिंग करेंगे 4 साल, आप BDS करेंगे या MBBS करेंगे वहीं पे 4 साल। तो मैंने सोचा ये एक ग्राउंडिंग हो जाएगी, ये एक एजुकेशन होगा कि एक नींव मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद आप फौज कुछ भी करिए, आप भले ही कलाकारी करिए, अभिनेता बनिए, नेता बनिए, आप कुछ भी करिए। तो बात जी। आपने लगभग बजरंगी भाईजान, एजेंट बने हो, इस तरह की कई बड़ी फिल्मों में काम किया है। तो कैसा कार्यकाल कैसा रहा, उसमें काम करना कैसा रहा, एक्टरों के साथ कैसा रहा आपको? भाई इकबाल भाई, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने, जी आपने दुरुस्त फरमाया कि मैंने बड़े बड़े हस्तियों के साथ काम किया है, रंगमंच पे भी और फिल्म में भी। रंगमंच में जैसे कि नसीर साहब हो गए, टॉम ऑल्टर हो गए, और ऐसे कई अन्य नाम हैं, उनके साथ मेरे को सीखने को बहुत मिला रंगमंच पे। और क्योंकि मैं थिएटर से आता था और रंगमंच के बारे में मैं जानता था, तो मेरे को फिल्मों में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं वैसे कोई ख़ास। अब अपनी इंटरेस्ट की बात थी तो मैंने शुरुआत करी थी, सईद मिर्ज़ा की फिल्म थी 1999 में, जब मैं कॉलेज में था। तो वो फिल्म इंस्टीट्यूट में एक वर्कशॉप कर रहे थे, तो वो मैंने अटेंड करी थी वर्कशॉप। थोड़ा बहुत सीखा, और सेट पे ट्राईपॉड बाईपॉड उठाना, कैमरा उठाना, सबको सेट पे पानी पिलाना, कॉस्ट्यूम तैयार करना, उनके लोकेशन हंटिंग करना। सो बेसिकली ऑन ग्राउंड कैसे काम होता है वो मैंने तब सीखा थोड़ा बहुत। इतनी बड़ी फैमिली से आप बिलोंग करते थे, इस तरह के काम जैसे पानी उठाना कह रहे थे, ट्राईपॉड उठाना, कैमरा उठाना, तो कैसे इस चीज़ को मैनेज कर लेते? क्योंकि कहते हैं ना, इंसान के घर में अगर शोहरत रहता है तो उसे ये सारी काम करने में दिक्कत आती है, या जहन उसको कहता नहीं कि ये करो। और मैं ऐसा माना नहीं है बाबर भाई, मेरा मानना ऐसा है कि इंसान किस ख़ानदान में पैदा होता है ये ज़रूरी नहीं है, इंसान खुद क्या करता है वो बहुत ज़रूरी है। और मेरा ऐसा मानना था कि भाई जब तक आप ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप ग्रास रूट लेवल नीचे की आप काम नहीं पहचान पाएंगे, आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे तब तक। तो मैंने वो सब बेसिकली इन अदर वर्ड्स अगर कहा जाए तो एक पढ़ा लिखा स्पॉट बॉय एक तरीके से कह सकते हैं आप उसको। तो वो सब काम किया फिर मैंने। फिर फिल्म क्राफ्ट क्या होती है, डबिंग कैसे होती है, एडिटिंग कैसे होती है, कैमरा सिनेमेटोग्राफी कैसे होती है, कैमरा एंगल्स कैसे फेस, तो वो सब मैंने क्राफ्ट वहाँ पे सीखा विदाउट बीइंग एनरोल्ड। और मेरा इंटरेस्ट ऐसा था कि जब मैं पूना छोड़ा
मैंने मिस्टर पूना टैलेंट का खिताब जीता मैंने। और जब मैंने पूना से बाहर आया मैं, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर मोहन अगाशे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया मेरे को। मेरा इंटरेस्ट देखे वो सर्टिफिकेट अभी भी है मेरे पास। तो मैं एक ऐसा अनोखा स्टूडेंट होऊंगा जो बिना फिल्म इंस्टीट्यूट में एनरोल करे, वहाँ पे थोड़ा बहुत उनके साथ क्लासेस भी कर लिए, वर्कशॉप्स भी कर लिए, और एक सर्टिफिकेट भी हासिल हो गया। और एनएसडी के साथ भी वर्कशॉप्स करी मैंने, सौभाग्य था मेरा। फिर उसके बाद सन 2011 में मेरे दोस्त आदिल हुसैन, जो कि इनके साथ मैंने थिएटर वर्कशॉप्स कर रखी थी पहले, उनका प्ले भी देखा था मैंने, बैरी जॉन का ओथेलो, जिसमें लूशन दुबे भी हैं, लूशन दुबे के साथ भी थिएटर किया मैंने बाद में, उसका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आदिल हुसैन फिल्म कर रहे थे एजेंट विनोद, जो कि श्रीराम राघवन बना रहे थे। और श्रीराम राघवन भी इत्तेफाकन मेरे कॉलेज के सीनियर रह चुके हैं, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के, और फिल्म इंस्टीट्यूट से ही पास आउट हैं। उसमें करीना कपूर, सैफ अली खान, तो उसमें पुलिस वाले की भूमिका निभाई मैंने, वो किया। फिर मालूम पड़ा कि विशाल भारद्वाज कश्मीर में फिल्म बना रहे हैं, हैदर इन कश्मीर। तो जाहिर सी बात है, अगर कश्मीर में फिल्म बन रही है तो फौजी का इसमें रोल 100% होएगा, मेरा ऐसा माना था। तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली, वो भी बहुत पापड़ बेले उसके बारे में, अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी आसानी से नहीं मिल पाया उनको। मैं जब मिला उनसे उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और बोला कि भाई ठीक है, हमें ऑडिशन पसंद आया, आपको फाइनलाइज कर रहे हैं मेजर साहब के रोल के लिए। तो उस तरीके से मैंने हैदर भी करी, और उसमें शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, इरफान खान, के मेनन, नरेंद्र झा, टाबू, अन्य कलाकार ऐसे थे कि जिनको देख के ही आपको सीखने को मिल जाता है। तो शुरुआत वैसे हुई मेरी हैदर से। फिर मेरी एक चांस मीटिंग हुई फिल्म फेयर अवार्ड्स में सलमान खान से। सलमान खान ने मेरे को मिलवाया कबीर खान से, वहाँ पे मेरे को रोल मिला बजरंगी भाईजान में। और आप मेरा कोई भी काम देख लीजिए, आप यूट्यूब पे है, अगर आप मेरा चैनल देखेंगे मेजर मोहम्मद अली शाह, उसमें सारे काम है मेरे, उसमें 1000 से ऊपर वीडियोस हैं। लेकिन आप कह नहीं पाएंगे फिल्म में ये फिल्म वाला ये जो कलाकार निभाया है ये वही है। हर कलाकार अलग तरीके से, हाँ, अलग अलग गेटअप में, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग अंदाज में निभाया है। तो क्योंकि पूरी तैयारी करके, रिसर्च करके मैंने किया वो कलाकार। ये नहीं कि जो स्टार होते हैं ना, वो कहते हैं कि भी हमें पहचानो, हमें जानो। वो अगर कैरेक्टर है जसजीत का, वो जसजीत नहीं, वो एक्टर ज़्यादा दिखेंगे। मैंने कहा मैं अली ना दिखूं, मैं वो कैरेक्टर जैसे जसजीत हो गया, फर्ज करिए, जो जसजीत दिखूं मैं। यहाँ तक कि जब हैदर के बाद मैंने तिग्मांशु धुलिया की 2 फिल्में साइन करी और वो रिलीज़ भी हुई। एक है यारा, जो कि अभी हाल ही में आई है OTT पे और ZEE5 पे है, और एक थी राग देश, जिसका प्रीमियर राष्ट्रपति भवन में हुआ था, राष्ट्रपति के आगे। और अलग अलग भूमिका निभाई मैंने उसमें। जब मैं डबिंग करने गया यारा की, उसमें मैं सरदार बना हूँ। आपने जो बड़ा दिलचस्प सवाल किया था ना कि आप कैमरा बाइपर उठा रहे हैं, आपको बताता हूँ। फिर जब मैं तैयारी कर रहा था यारा की, उसमें मैं सरदार बना हूँ। तो मैंने अपने 2-2.5 साल किए चुके हैं। दाढ़ी उगाई 2-2.5 साल, आसान नहीं था वो, खुजली हो रही है गर्मी में, लेकिन फिर भी उगा रहे हैं। और 6 मीटर की पगड़ी कैसे बांधते हैं ना, वो बांधी सीखी मैंने। पंजाबी सीखी मैंने, हम यूपी से हैं, लेकिन पंजाबी भी ठेठ पंजाबी बोलनी पड़ी, जैसे कि सीखी मैंने, जैसे कि पोरा भी अकल नहीं रे, और किताबा नहीं देना कुछ, और वाडिया नाल गल करन दी अकल होनी चाहिए है, और गुरुआन। तो उस तरीके से, मतलब उस लहजे में पंजाबी बोलनी सीखी मैंने। फिर मैं चला गया अमृतसर, गोल्डन टेम्पल। वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में उनको मालूम था मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है और मेरे को सिखिज़्म के बारे में सीखना है। तो वहाँ पे ज़मीन पे, फ़र्श पे मेरी चादर थी, हम बिछा के रोज़ रात को वहाँ पे सोया करता था मैं। वहाँ झाड़ू पोछा, बर्तन साफ़ करना और सेवा करना गुरुद्वारे में, और सुबह उठ के सबके लिए चाय बनाना, देग में 4 बजे की चाय मैं बनाया करता था उस टाइम में। अपने पीठ पे आटे, बोरी, दाल चावल, चीनी की बोरियां लाके कुक हाउस में रखना, लकड़ियाँ काट के जलाना कुक हाउस में, प्याज सब्ज़ी काटना, वो सब मैंने वहाँ पे किया, सेवा करी। और फिर मैंने वो जसजीत की भूमिका निभाई। और जब मैं डबिंग करने गया जसजीत की यारा के लिए, तो जो साउंड इंजीनियर थे, जो डबिंग डायरेक्टर थे, तब मैं क्लीन शेवन था, बाल कट गए थे, जाहिर सी बात। तो बोलते हैं कि भाई क्यों भाई,
अच्छा तुमको भेजा है जसजीत की डबिंग करने के लिए, तो वो पहचानने से इनकार कर रहे थे कि मैं ही वो शख्स था जिसने जसजीत का किरदार निभाया। जी हाँ। तो मैं नहीं सर वो मैं ही हूँ, और वो यकीन नहीं कर रहे, वो देख भी रहे हैं पर्दे पे ये तुम हो। मैं सर वो मैं हूँ। तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आप बोलेंगे, तो वो एक तरीके से मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था। उसी तरीके से जब हैदर का हम प्रीमियर देखने गए, एक स्पेशल स्क्रीनिंग ट्रायल हुआ, तो हम बैठे हुए थे यहाँ पे, तो एक जनाब मेरे बाजू में बैठे हुए थे, और जब मैं पर्दे पे आया, आप देखिए पूरा 70 mm पे पूरा क्लोजअप शॉट है मेरा। मैं बोलता हूँ नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ, ठीक है। तो क्लोजअप शॉट है, और मैंने उन भाई साहब से पूछा, साहब ये जो एक्टर आए हैं पर्दे पे ये कौन है? मैं उनके बाजू में बैठा हूँ, वो मुझे नहीं जानते हैं, क्या क्या कहते हैं वो? पहले कभी देखा तो नहीं है, कोई नए एक्टर आए हैं ये, मगर देखो साहब ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो उस तरीके से मेरे को खुशी हुई। सोनम जी ने जब आप लोग आए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही थी कि नसीर साहब, ओमपुरी ऐसे कलाकार अपने बलबूते, अपने घुटने पे, अपने टैलेंट की वजह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो ऐसा ही मेरा भी मानना है कि अगर वो बात आप में है, वो दम है आप में, आप बना लोगे। आज की तारीख में बहुत चर्चा है नेपोटिज्म की फिल्म इंडस्ट्री में। आपको मैं समझाता हूँ, नेपोटिज्म दरअसल मिड 17th सेंचुरी में इटली से इसका टर्म कॉइन हुआ था, जहाँ पे इटली में जो पादरी होते हैं, जो पोप्स, बिशप्स, फादर्स होते हैं, वो शादी नहीं कर रहे थे, उन्हें ब्रह्मचारी रहने का फैसला किया था। तो जाहिर सी बात है, अगर वो शादी नहीं करे, ब्रह्मचारी रहेंगे, तो उनकी कोई संतान नहीं होगी। संतान नहीं होगी तो कोई एयर नहीं होगा कि अपनी प्रॉपर्टी, अपनी निजी संपत्ति, अपनी अच्छी चीज़ें वो किसको दें? तो वो दे देते अपने नेफ्यूज़ को। तो नेपोटो यानी कि इटली में नेफ्यू, वहाँ से नेपोटिज्म कॉइन हुआ। बाद में फिर संतानों को, ताकि वो संतान बन गए ना आपके, बाद में इसको अब मिसयूज़ होने लग गया कि यार देखिए, अगर आप दो लोग आए हैं और आप रिश्ता रखते हो तो वो आपको प्रेफर कर रहे हैं, हालांकि डिजर्विंग दूसरा आदमी है, तो वहाँ से नेपोटिज्म हो गया। अब फिल्म इंडस्ट्री में लोग बहुत बात करते हैं नेपोटिज्म की। भाई बहुत लोग बात करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिन जो बात तो करते हैं, मगर मैं तो ये कहता हूँ, पूरे हक से बोल रहा हूँ मैं ये बात, कि मैं तो नसीर साहब का सगा भतीजा हूँ, वो मेरे वालिद साहब के सगे भाई हैं, नेफ्यू हुआ मैं। मेरे को मैंने उनसे कभी मदद मांगी नहीं, उन्होंने कभी ऐसी कोई आउट ऑफ वे जाके मदद करी, ना ही वो कर सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसा है कि हर कोई अपने बलबूते पे आना है, अपनी खुद की पहचान बनानी है। आप सबसे बड़े दुनिया के सुपरस्टार के बेटे भतीजे क्यों ना हो, अगर आप में वो बात नहीं है तो बात नहीं है। थोड़ा सा हट के सवाल होगा, पॉलिटिकल सवाल होगा। आपने 5 साल लगभग इंडियन आर्मी में कार्यरत रहे हैं, और 5 साल का ही कार्यकाल था वो जी। फिर अग्निवीर योजना को किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि वो भी गवर्नमेंट कहती है, इंडियन गवर्नमेंट की 4 साल का योजना काफ़ी बढ़िया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से देश भर में, क्या सोचते हैं? देखिए, मैं खुद एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इस इरादे से आया था फौज में कि मैं 5 साल करूँगा, तजुर्बा लूँगा, अपनी ट्रेनिंग लूँगा, और मैं बाहर आके अपनी सिखलाए फ़ौज आपको ऐसा मजबूत कर देगी, ऐसी कठोर ट्रेनिंग के बाद, कि ज़िंदगी में आप हर चीज़ के लिए आप चौड़े खड़े हो सकते हैं। तो जब मैंने इसका लाभ उठाया है, आज की तारीख में मैं डिफेंस एनालिस्ट, बल्कि मैं टीवी चैनल्स पे आता हूँ और बोलता हूँ, अपनी राय रखता हूँ, और देश सुनता है। तो जब मैंने इसका लाभ उठाया, तो और कोई क्यों ना लाभ उठाए? तो मेरा पर्सनल मानना ऐसा है। लेकिन मैं जानता हूँ कई सारे आर्मी वेटरन्स हैं जिनको चिंता है, जिनको फिक्र है, तो उनको लगता है कि ये स्कीम अच्छी नहीं है, और ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही थी शुरुआत में। तो मैंने एक लाइव करा, मेरे जो फौज में जो बॉस थे, जो मेरे जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, उनके अंडर मैंने नौकरी करी थी फौज में 1 साल, उनके साथ एक यूट्यूब लाइव करा मेरे चैनल पे। मैंने बोला, सर आपके पॉइंट्स और मेरे पॉइंट्स, या तो आप मेरे को कन्विंस करिए, या तो मैं आपको कन्विंस करता हूँ, या तो हम दोनों एक दूसरे के बाद एंड में अग्री कर लेंगे डिसअग्री करने के लिए, एक दूसरे के ओपिनियंस के साथ। और उनकी बात जायज़ थी, अच्छा मेरी भी बात गलत नहीं थी। तो मैं, अगर मेरे से पर्सनली देखिए, मेरे पास कोई सरकार तो आई नहीं है और बोला कि भाई तुम ये बोलो, मैं जो मानता हूँ मैं वो बोलता हूँ बस। मैं जो गलत है वो गलत, जो सही लगा वो सही। क्या सोचते हैं फिर भी, मतलब हाँ, गलत है सही है? तो मैं तो सही मानता हूँ। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूँगा भाई बहुत लोग इसके बारे में विरोध कर रहे हैं, मैं तो बोलूँगा भाई क्यों भाई,
भाई इजराइल, सिंगापुर, कोरिया जैसे देशों में तो कंपलसरी है ना फौज में आना। लेकिन विरोध करने का रीज़न ये है, बताने कि इंडिया में ऐसे जॉब्स कम हैं। लगभग अगर बताया जाए तो मोदी सरकार के 8 साल के नीति में 7 लाख ही जॉब दे पाया वो। तो कहते हैं कि इस तरह की हम 25 साल तक मेहनत कर रहे हैं, हम जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम 4 साल के जॉब करेंगे 25 साल के होने के बाद, ये सोच के विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जायज़ भी है, कहीं ना कहीं। देखिए, जो ये बाबर भाई आप भी इत्तेफाक रखेंगे, जो लोग तोड़ फोड़ किए वो तो गलत किया, हाँ। है ना। वो उनको विरोध प्रदर्शन में मानते भी नहीं, वो बस डाले गए थे कहीं पे कोई बदमाशी करने के लिए। खैर, अब आते हैं जिन पे जो विरोध प्रदर्शन जेन्युइन कर रहे हैं, पीसफुल कर रहे हैं, उनकी चिंता जायज़ है, मैं मानता हूँ। हर किसी की होगी भाई, मेरी भी होगी, आपकी, कोई भी हो, सोचेगा भाई 4 साल। मगर भाई फौज जो है ना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई किसी को नौकरी देने का तरीका नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि राष्ट्र सबसे पहले आता है, ठीक है। अच्छा, और फौज जो है वो नौकरी नहीं है, वो ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। अगर आपको जोखम से खेलना पसंद है, अगर आपको एक एडवेंचर वाली लाइफ चाहिए, अगर आपको एक लाइफ लेस ऑर्डिनरी चाहिए, अगर आपको वो ज़िंदगी जीनी है जो आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं जी पाएंगे, तो आप फौज में आइए। मतलब सीधा सीधा कहना है कि ये जो 8 लाख या 12 लाख देने की बात कह रहे हैं, उससे आप नए बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ये 4 साल देश के प्यार और भाव के हिसाब से दे दीजिए आप अपना, ये कहना चाह रहे हैं। अगर आप में वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून, कुछ कर जाने की वो आग है अंदर, तो जैसे कि जब मैं फौज में आया था 5 साल करने के लिए ही, खुली आंखों से आया था कि मैं 5 साल ही करूँगा, और 5 साल के बाद हो सकता है कि मेरे को कोई बेनिफिट ना मिले फौज का, जैसे कि आमूमन तौर पे मिलता है, पेंशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं। भाई कोई बात नहीं, रैंक भी आप लगा नहीं पाएंगे शायद, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मगर, और मैं एक नौकरी कर रहा था एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जनपैक्ट उसका नाम है, वहाँ पे तकरीबन 1 साल मैंने नौकरी करी, वहाँ से रिज़ाइन किया, तब मैं आया शॉर्ट सर्विस 5 साल करने के लिए, और मेरे पास ऑप्शन भी था, अगर मैं चाहता तो 5 साल के बाद परमानेंट लेके फौज में आगे कंटिन्यू कर सकता था मैं जी। लेकिन मैं खुली आंखों से आया था, नहीं 5 साल तो मेरे को अपने देश को देने ही हैं, तो मैं 5 साल करने आया था, और वो 5 साल मैंने पूरे करे, क्योंकि मेरे में वो ज़बरदस्त तरीके की आग थी। तो अगर आपको फौज में आना है, आप तब आइए जब आपके पास वो ज़बरदस्त तरीके की आग हो। तो अगर आप नौकरी की तलाश में आ रहे हैं ना भाई साहब, तो मत आइए, आप गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर नौकरी की तलाश में आ रहे हैं आप, अपने लिए भी और आप देश के लिए भी, आप, तो मैं उसको सही नहीं मानता उसी। मगर मैं बहुत लोग ऐसे जानता हूँ जो अपने ही जज्बे से आना चाहते हैं फौज में, और यही कारण है कि जो फौज अग्निवीर में कहती है कि भाई हम केवल 25% को रिटेन करेंगे, क्योंकि वो रिटेन करेंगे बेस्ट को ना, जिनमें जेन्युइन आग हो। तो उस तरीके से मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, इसमें कोई मैं गलत नहीं मान रहा कि भाई नहीं इसमें कोई गलत हो। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया बाबर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे मोहम्मद अली शाह साहब, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, और इन्होंने, आपने देखा कि किस तरीके से अपनी लाइफ की जर्नी को भी उन्होंने बताया।